हेलो, वेलकम टू विघ्नहर्ता एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान के पार्ट 2 की, जो हमने कल थोड़ा बहुत इसको तैयार कर लिया था। तो हम देखते हैं हमने कल के वीडियो में क्या-क्या पढ़ा हुआ था। हमने बात की थी कोशिका विज्ञान, कोशिका के बारे में, उसका नाम, किसने उसकी खोज किया, उसकी संरचना, किसने इसको बनाया, इसका आकार आकृति, तो इसके बारे में हमने कल अच्छे से डिटेल में वर्णन किया था इसका। तो आज हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में। तो देखिए, कल हमने ये पढ़ा जीवन की मौलभूत इकाई कोशिका, कोशिका के प्रकार पढ़ा था। कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा था। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ा था। उसके बाद कोशिका सिद्धांत पढ़ा था और कोशिका की आकृति तथा आकार पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे, जब ये पूरी बात हो गई, तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका का संरचनात्मक संगठन। मतलब कोशिका का संरचनात्मक संगठन में कोशिका भित्ति से बात होगी। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, इनसी बात होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कोशिका भित्ति वाला, कोशिका का संरचनात्मक संगठन, ये वाला। जिस प्रकार किसी कारखाने में अनेक वस्तुओं का निर्माण अनेक मशीनें व कर्मचारी करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारा उद्देश्य फैक्ट याद करना नहीं है, फैक्ट तो चलो इसमें बन जाएंगे। हमारा एक माइंड डेवलप करना है, पूरे पॉइंट को लिंक करना है एक दूसरे से, एक मैप तैयार करना है माइंड में, उसी के थ्रू हम याद कर पाएंगे। यदि हम फैक्ट फैक्ट में फोकस करेंगे तो हमारा कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। पहले आपको वीडियो को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद आप फैक्ट में ध्यान देंगे। सन और वैज्ञानिक के नाम ये तो दिया ही हुआ है इसमें, लेकिन हमको एक माइंड मैप भी तैयार करना है कि किसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो फैक्ट में आप ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनाएंगे कि हम उसका बेसिक भूल जाए फैक्ट ही फैक्ट के याद करने के चक्कर में। तो पहला पॉइंट देखिए, जिस प्रकार किसी कारखाने में, बस ध्यान से समझिएगा, कारखाने में अनेक वस्तुओं या निर्माण अनेक मशीनें व कर्मचारी करते हैं, यानी अनेक वस्तुओं का निर्माण अनेक मशीनों व कर्मचारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार कोशिका में भी भिन्न भिन्न पदार्थों का नियोजन, निर्माण, नियंत्रण और समन्वय अलग अलग कोशिकांग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कोशिका सभी काम नहीं करती है। जैसे बहुत सारे कर्मचारी मिलकर बहुत सारा कार्य करते हैं किसी कारखाने में, उसी प्रकार कोशिका में भी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बहुत सारा कार्य करती हैं। तो उसमें से एक होती है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या होती है वो देख लेते हैं। सेल वॉल मतलब कोशिका की एक दीवार। पादप कोशिका चारों ओर से एक दीवार से घिरी होती है। पादप कोशिका जो होती है वो चारों ओर एक दीवार से घिरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल कहते हैं। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य से पदार्थों के स्त्रावण से होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे बनता है, कोशिका भित्ति काय से बनती है, कोशिका द्रव्य से, पदार्थों के स्त्रवण से, जो पदार्थ रिसाव होके आते हैं उसके जमाव से बनती कोशिका भित्ति। ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका के चारों ओर एक दीवार के रूप में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के बीच में पेंटिन कार्बोहाइड्रेट का बना एक स्तर होता है, जिसे मध्य पटलिका कहते हैं। अब मध्य पटलिका किसे कहते हैं, कि जो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के बीच में, कोशिका भित्ति ये हो गई जो कहाँ पाई जाती है, अब इसके बीच में एक पेप्टिन और कार्बोहाइड्रेट का बना एक स्तर होता है, जिसे हम मध्य पटलिका कहते हैं। इस मध्य पटलिका के दोनों ओर सेलुलेस की बनी एक परत पाई जाती है। मध्य पटलिका के दोनों ओर सेलुलेस की परत एक पाई जाती है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। मेन निष्कर्ष यही रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भित्ति भी कहते हैं। मैंने आपको बताया, चित्र में दिखाता हूं। देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है हल्का सा, ये जो लेयर दिख रही है ना, ये कोशिका भित्ति कहलाती है। और ये काय से मिलकर बनती है, जो इसका रिसाव होता है, किसका रिसाव होता है, ये पेप्टिन और कार्बोहाइड्रेट का जो रिसाव होता है उससे मिलकर ये ग्रीन वाली जो पट्टी रहती है वो बनी होती है। ठीक है, ये देखिए कोशिका भित्ति लिखा हुआ है, तो ये हो गया कोशिका भित्ति। और कोशिका द्रव्य कहाँ है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो कोशिका द्रव्य है। ठीक है, और हाँ, केंद्रिक केंद्रीय वो दिखाता हूँ, प्लाज्मा झिल्ली इसी के जस्ट साइड में रहती है। फर्स्ट हो गया कोशिका भित्ति जो इधर रहती है, और उसी के पास रहती है प्लाज्मा झिल्ली जो उसके किनारे पर चिपकी हुई रहती है ना। अब हम देखते हैं इसके आगे।
ये हो गया। कोशिका भित्ति मात्रा प्राथमिक भित्ति तक ही सीमित रह सकती है। मतलब जो कोशिका भित्ति होती है वो प्राथमिक भित्ति तक ही सीमित रह सकती है, या कुछ कोशिकाओं में इसके अतिरिक्त भीतर की और द्वितीयक भित्ति तक भी बन सकती है। मतलब कोशिका भित्ति प्राथमिक भित्ति तक होती है, लेकिन कुछ ऐसे चांस हो सकते हैं माइनर जिसमें द्वितीयक भित्ति तक भी जाती है। अब आप देखिए यहाँ दो लाइन दिख रही है ना ब्लू कलर की, तो एक प्राथमिक भित्ति है और एक द्वितीयक भित्ति है। द्वितीयक भित्ति तक जा सकती है, जो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। मतलब इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो प्राथमिक भित्ति होती है वो कैसे बनती है, पेंटिन और कार्बोहाइड्रेट से, और जो द्वितीयक भित्ति होती है वो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। आप देखिए फैक्ट भी मिलते जा रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है। प्राथमिक भित्ति कैसे बनती है, पेंटिन और कार्बोहाइड्रेट से, और द्वितीयक भित्ति सेल्यूलोज और लिग्निन की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ये एमसीक्यू एक बन सकता है, कोई भी एग्जाम रहा है इसमें एक एमसीक्यू ये बन सकता है कि कोशिका भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती, तो उसका सही आंसर होगा जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे सेकंड उसका है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, देखिए कोशिका, अभी हमने पूरे बाहर की कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा है, शुरुआत तो यहीं से होगी ना। शुरुआत देखिए, अब इसमें जो बाहर का एरिया है वहां से शुरुआत करेंगे, फिर उसके अंदर आएंगे और फिर अंदर केंद्रक तक हम जाएंगे। ठीक है, अब जीव द्रव्य के बारे में बात करते हैं। कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव नहीं है, द्रव रहता तो लिक्विड बोलते। जीव द्रव्य, द्रव्य यानी उसमें ठोस द्रव गैस सब आता है, वो उसको द्रव्य बोला जाता है। तो कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ, वो जो जीवित रहता है, जो भी संपूर्ण पूरा पदार्थ है उसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, जूलियस हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किस वैज्ञानिक के अनुसार जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है, तो सही आंसर होगा जूलियस हक्सले ने। जीव द्रव्य का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। जीव द्रव्य एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो स्थान विशेष पर नामों द्वारा जाना जाता है। द्रव्य कला तथा केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाली जीव द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य, और केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, द्रव्य कला और केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाले जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। मैंने जो आपको बताया था, यहाँ जो ग्रीन कलर की बाहर कला थी वो क्या थी, द्रव्य कला, और केंद्रक कहाँ, ये बीच में, तो इन दोनों के मध्य पाया जाने वाला क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य कहलाएगा, जो पूरे और फैला हुआ है। ठीक है, और केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, हाँ, अब देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कोशिका द्रव्य कहाँ हो गया, ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है कोशिका द्रव्य, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये हो गया, और ये जो डार्क ये दिख रहा है, ये वाला बैगनी कलर का, ये हो गया केंद्रक, है ना, ये वाला। और यहाँ पर जो पाया जाता है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है, और कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है, ये जो बाहर स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका का यह भाग कोशिका की मरम्मत जैविकी प्रक्रियाओं का केंद्र है। कोशिका का यह भाग जो है वो कोशिका की समस्त जैविक प्रक्रियाओं का केंद्र होता है। इसे इसलिए क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है, क्योंकि ये लिविंग है। आपने ऊपर ही पढ़ा है सभी संपूर्ण जीवित पदार्थ को। ठीक है, तो ये जीवित रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सजीव बोला जाता है। अब जोहान्स पुरकिंजे ने सर्वप्रथम 1840 में इसे प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया। ठीक है, तथा ह्यूगो वॉन मोल ने सन 1846 में जीवद्रव्य के महत्व का वर्णन किया। मतलब नाम किसने दिया प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य, जोहान्स पुरकिंजे ने 1840 में, और 6 साल बाद 1846 में जीवद्रव्य नाम दिया किन्ने, ह्यूगो वॉन मोल ने जीवद्रव्य के महत्व का वर्णन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार जीवद्रव्य की प्रकृति कोलाइडी होती है। परिस्थिति के अनुसार यह अपना स्वरूप बदलता रहता है और सॉल तथा जेली के रूप में अवस्थाओं में पाया जाता है। परिस्थिति के अनुसार मतलब जैसे गर्मी सर्दी, इस हिसाब से परिस्थिति के अनुसार ये अपना जो लेवल है, इसका टेम्परेचर है या अपना स्वरूप है, वो इसको बदलते रहता है। कोलाइडी नॉर्मलता पाया जाता है, लेकिन गर्मी या ठंड के रूप में अपने आप को ये चेंज करता है, तो सॉल और जेली के रूप में ये होते जाता है।
ठीक है। जब जीव द्रव्य अर्धतरल अवस्था में रहता है, मतलब अर्धतरल मतलब ना तो तरल है ना ही ठोस है, मतलब जो जेल के रूप में होता है, तब इसे हम क्या क्या कहते हैं, इसे हम सॉल कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप देखिए फैक्ट के रूप में है ये। जब जीव द्रव्य अर्धतरल अवस्था में होता है तब हम इसे सॉल कहते हैं, जब अर्ध ठोस अवस्था में होता है तब हम इसे जेली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जीवद्रव्य के संगठन में लगभग 80% तक जल होता है। जीवद्रव्य के संगठन में कोई भी जेल में 80% तक जल होता है। इसमें अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक घुले होते हैं। क्या क्या घुले होते हैं? कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। और अकार्बनिक पदार्थों में कुछ लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा आयरन के फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड तथा कार्बोनेट पाए जाते हैं। अब इसके अलावा यदि कुछ ऑप्शन में आ रहा है तो वो गलत होगा। ठीक है। कार्बनिक में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा कुछ एंजाइम। अकार्बनिक पदार्थ में पाया जाएगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन के फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड तथा कार्बोनेट। ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी जल में घुली अवस्था में पाई जाती है। मतलब इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी पाई जाती है। किसके अलावा? ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अलावा। जीवद्रव्य के संगठन में 15% प्रोटीन, 3% वसा, 1% कार्बोहाइड्रेट और 1% अकार्बनिक लवण होता है जीवद्रव्य के संगठन में या निर्माण में। ठीक है। 15% प्रोटीन, 3% वसा, 1% कार्बोहाइड्रेट और 1% अकार्बनिक लवण होता है। जीवद्रव्य के कई प्रकार होते हैं। कोलाइट अभी पढ़े, कणाभ, तंतुमय, जालीदार, कूपिकाकार, ये सब उसकी आकार और आकृति की बात कर रहा है ये। ठीक है, होते हैं। सक्रिय एवं जीवित होने के कारण जीवद्रव्य संगठन सदैव एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि जीवित है, पत्थर का रूप तो है नहीं जो हिलेगा नहीं, एक सा रूप होगा, तो उसका आकार बदलता रहता है। इसलिए जीवद्रव्य का निश्चित संरचना बताना कठिन है, लेकिन प्राप्त आंकड़ों, संचित भोज्य पदार्थ के आधार पर यह जटिल मिश्रण बताया जाता है। इस मिश्रण में 4 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। जीवद्रव्य का निर्माण इन विशेष तत्वों के मिलकर होता है, ऐसा बोला जाता है। ऑक्सीजन 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 8% पाए जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन मिलके एक जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। जीवद्रव्य रासायनिक दृष्टिकोण, अब जीवद्रव्य होता क्या है वो हमने पीछे पढ़ा। जो कोशिका के अंदर जितने भी जीवित पदार्थ हैं वो सब जीवद्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब जितने भी पदार्थ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वो सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जीवद्रव्य रासायनिक दृष्टिकोण से एक जटिल बहुलकलकी कोलाइडी तंत्र होता है, माना जाता है, जिसमें पदार्थों का संगठन कुछ इस प्रकार से होता है कि उसमें जीवन के लक्षण आ जाते हैं। जीव द्रव्य 2 प्रकार का होता है, एक हो गया कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक के रूप में। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? जो ब्लू कलर का दिखाई देता है बाहर, और जो केंद्रक होता है वो सबसे अंदर दिखाई देता है पॉइंट के रूप में। ठीक है, 2 टाइप का हो गया। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। अब जीवद्रव्य के जैविक लक्षणों के कारण ही जीवधारियों में गति या चलन, पोषण, उपापचयक, श्वसन, उत्सर्जन, उत्तेजना, वृद्धि एवं प्रजनन जैसी क्रियाएं होती हैं। किसके कारण? जैविक लक्षणों के कारण ही, मतलब यदि वो जीवित है तभी ये क्रियाएं हो रही हैं। यदि वो निर्जीव रहता तो ऐसी कोई क्रिया उसमें नहीं होती। अब देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, मतलब हमने जो पढ़ा था अभी, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आता है। पादप कोशिका क्या होती हैं, जंतु कोशिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती, त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है का मतलब, जो देखिए आप यहाँ फर्स्ट में ब्राउन कलर का दिख रहा है, अंदर हल्का ग्रीन, तीन ग्रीन करके 3 लेयर बनी हुई है, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सीधे बोलेगा कि कोशिका भित्ति निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है, तो सर्वाधिक वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब जंतु कोशिका में, ये तो हो गया पौधों में, पादप कोशिका मतलब पौधे, पा से पा याद कर लीजिए, पादप कोशिका पौधों में, जंतु कोशिका तो जंतु कोशिका आ गया। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है नहीं पाई जाती। अब देखिए यहाँ जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वॉल, एक दीवार दिख रही है, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस वाले डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो आप सीधे बोलेंगे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली
में ढुकी रहती है, मतलब जिधर झिल्ली में ही वो मिली रहती, जो हमको नम आंखों से दिखाई नहीं देती। ठीक है। दूसरा, कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कवक, जीवाणु आदि अन्य सभी में पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित मतलब बिना पत्तों के, ये बोल सकते हैं। कुछ पौधों के को छोड़कर जैसे कवक, जीवाणु आदि सभी में पर्णहरित पाया जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और जंतु में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। तीसरा, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अभी सेंट्रोसोम क्या होता है अपन आगे डिस्कस करेंगे। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, मतलब पौधों में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के निकट ताराकार सेंट्रोसोम रचना होती है, जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसका मतलब ये है कि कुछ पॉइंट इन्होंने दिया है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम जो भी है, तो वो पादप कोशिका में पाया जाता है या नहीं, या जंतु कोशिका में पाया जाता है नहीं, उसका डिटेल में वर्णन उसने यहाँ पर किया है। फोर्थ देखिए, पादप कोशिका में प्राय लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाया जा रहा है पौधों में। सेंट्रोसोम भी नहीं पाया जाता है पौधों में। ठीक है। और जंतु कोशिका में, पादप कोशिका भी, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। देखिए फोर्थ नंबर का, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पांचवा, पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका होती है। पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका होती है और जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका नहीं होती है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं होते हैं। अधिकांश पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं होते हैं, मतलब कुछ में होते हैं, अधिकांश में नहीं होते हैं। और अधिकांश जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र होते हैं। अब हम इसको चित्र से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बाहर का भाग है, बाहर का भाग है वो क्या है, देखिए बाह्य कोशिका भित्ति, ये जो दिख रहा है आपको बाह्य कोशिका भित्ति, उसके अंदर का जो भाग है वो हो गया कोशिका भित्ति। उसी के नीचे है देखिए, नेक्स्ट में है कोशिका भित्ति, मतलब पहले का जो है वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो हो गया कोशिका भित्ति। थर्ड में क्या दिख रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी हम डिटेल में अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। उसके बाद हो गया राइबोसोम, राइबोसोम भी दिख रहा है। हरित लवक, हरित लवक ये जो छेद के रूप में दिखाई दे रहा है, वो कोई छेद नहीं है, वो है जो लिक्विड होता है, तरल के रूप में पारदर्शी होता है, इसलिए वैसा दिखाई दे रहा है हरित लवक। फिर कोशिका द्रव्य क्या है, जो ब्लू कलर का ये भरा हुआ है, ये पूरा कोशिका द्रव्य है। ठीक है। अब देखिए यहाँ चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, मतलब ये जो ये लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है, ये हो गया चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। लाइसोसोम जीरो गोले के रूप में दिखाई दे रहा है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, आगे हम अंतर्द्रव्य जालिका को डिटेल में वर्णन करेंगे इसी में। आगे आप देखिएगा इनके जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम एक एक पार्ट्स को डिटेल में क्लियर करेंगे। हरित लवक थाइरोक्वाइट प्रदर्शित करते हुए, ये देखिए ये दिख रहा है आपको हरित लवक, ये भी हम पढ़ेंगे, ग्रीन कलर का होता है। केंद्रक हो गया, सेंटर मैंने आपको बता दिया। गोल्जी उपकरण क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, इसको हम डिजिटल वे में अभी आगे इसको तैयार करेंगे। केंद्रक झिल्ली क्या होती है आप लोग ने देख लिया। अब इस साइड देखिए, इसमें भी सेम वही है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। देखिए बाहर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लास्ट में हो गया केंद्रक। अब देखिए केंद्रक कोशिका द्रव्य, उसमें भी कोशिका द्रव्य है, इसमें भी है। केंद्र की झिल्ली जो केंद्र की ऊपर पाई जा रही है वो केंद्र की झिल्ली है। अब इसमें भी देखिए चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका भी है और खरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका भी है। गाल्जी उपकरण उसमें भी है, गाल्जी उपकरण इसमें भी है। प्लाज्मा झिल्ली इसमें है, उसमें भी है। तारक केंद्र देखिए वहां भी है, इसमें भी। लाइसोसोम उसमें भी है, इसमें भी है। राइबोसोम उसमें भी है, इसमें भी है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, उसमें भी है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, जैसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है वैसे खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। और कोशिका द्रव्य ये हो गया जो ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमने क्या क्या बात किया कल की वीडियो में। कोशिका का पूरा अच्छे से जानकारी प्राप्त की। कोशिका भित्ति क्या होती है ये देखा, यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। आज हमने देखा जीव द्रव्य क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य। अब हम देखते हैं, हम पूरी डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे आज। ठीक है, ये आज हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे आज ये वाला पूरा क्लियर करेंगे कि तारक काय क्या होता है, अंतर्द्रव्य जालिका जो हमने उस फ्रेम उस चित्र के अंदर हमने पढ़ा है कि अंतर्द्रव्य जालिका क्या है, गाल्जी काय क्या है, लाइसोसोम, माइक्रोबडीज, माइक्रोकॉन्ट्रिया, लवक, राइबोसोम, ये मोस्ट आईएमपी है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपको फैक्टिव से भी वनडे एग्जाम यदि क्लियर करना है तो आप इन पे ज्यादा फोकस करेंगे।
तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, द्रव्य का मतलब कोई लिक्विड नहीं है, द्रव्य मतलब जिसमें ठोस, द्रव, गैस सभी होता है, वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। साइटोप्लाज्म जो अंदर किसी आकृति के अंदर पादप कोशिका रहे या जंतु कोशिका रहे, उसके अंदर जितने भी आकार होते हैं, जो भी पाया जाता है, ये सब, ये जो दिख रहा है, ये सब जो पाया जाता है उनको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है, वो एक उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ और एक होता है उपापचय हेतु सक्रिय पदार्थ। तो पहले कोशिका द्रव्य पढ़ते हैं, उसके बाद आएंगे हम इसमें आएंगे। अब जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के चारों तरफ से घेर कर रखता है। देखिए यहाँ केंद्रक हो गया, अब केंद्रक को यहाँ जो चारों तरफ से घेरे रख रहा है इधर, वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य कहलाएगा, ठोस द्रव गैस के रूप में होता है। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों तरफ से घेर कर रखता है तथा स्वयं जीव द्रव्य कला तथा कोशिका भित्ति से घिरा होता है। जीव द्रव्य कला तथा कोशिका भित्ति से घिरा होता है। कौन? यहाँ जो द्रव्य भरा होता है ठोस द्रव गैस के रूप में कोशिका द्रव, वो किस किस से घिरा होता है? वो देखिए केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होगी वो केंद्रक झिल्ली से, और जो यहाँ जो झिल्ली होगी कोशिका झिल्ली, उन दोनों के बीच में होता है ये। ठीक है, एक तो यहाँ और एक यहाँ, ये हो गया कोशिका झिल्ली और एक हो गया यहाँ केंद्रक झिल्ली, इन दोनों के बीच में होता है। तो जीव द्रव्य कला तथा कोशिका भित्ति से घिरा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है? कहाँ होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है ये। ठीक है, कोशिका द्रव्य में अब अनेक सजीव संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्होंने कोशिकांक व सजीव अंतर वस्तुएं एवं निर्जीव पदार्थ व संरचनाएं, जिन्हें निर्जीव अंतर वस्तुएं भी कहा जाता है, मतलब सजीव भी होता है और निर्जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, सजीव अंतर वस्तुएं कहा जाता है जो कोशिकाओं के रूप में होते हैं, जो सजीव होते हैं, और निर्जीव पदार्थ जो रहते हैं उनको निर्जीव अंतर वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, नॉन लिविंग। ठीक है, कोशिका द्रव्य एक जीवित अर्धपारदर्शी जीवित कणिकामय होती है। मतलब ये जीवित अर्धपारदर्शी, मतलब पारदर्शी भी नहीं होती है और ठोस अवस्था में भी नहीं पाई जाती, अर्धपारदर्शी एक जेल के रूप में होती, कणिकामय होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ जैसे क्या क्या पाया जाता है? एंजाइम, लवण, खाद्य पदार्थ, वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट घोल या कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं। भौतिक व रासायनिक दोनों दृष्टियों से बहुत जटिल होते हैं। ठीक है, अब उसमें से हम जो पहला पॉइंट है ये वाला उपापचय हेतु सक्रिय पदार्थ, ये वाला हम इसको आज पूरा क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उपापचय के लिए सक्रिय कोशिकांग, पहला हो गया तारककाय या सेंट्रोसोम। तारककाय या सेंट्रोसोम। अब देखिए केंद्रिका के पास कोशिका द्रव्य में स्थित वह कोशिकांग जो दो भागों में मिलकर बनता है। आप चित्र से देख लीजिए, ये एक पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना, दो भागों से मिलकर बन रहा है, वो हो गया तारककाय व सेंट्रोसोम। तो ये हो गया तारक परिकेंद्र, दूसरा तारक केंद्र तारककाय। मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये आप यहाँ से देखिए 13 नंबर का जो दिख रहा है ना, वो तारककाय बोल सकते हैं इसको। तो ये कहाँ पर होता है? ये भी कोशिका द्रव्य और केंद्र के पास पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। इसको हम लिविंग वाला भी बोलते हैं, तारककाय व तारक केंद्र तारककाय। ठीक है, सर्वप्रथम सन 1888 में तारककाय की खोज किसने किया? टी वोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सर्वप्रथम सन 1888 में तारककाय की खोज टी वोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसकी खोज। ठीक है, तारककाय परिकेंद्र एक रंगहीन स्वच्छ घेरा है जिसके अंदर दो सूक्ष्म कर्णिकाएं जिन्हें तारक केंद्र कहते हैं। इनके अंदर दो सूक्ष्म कर्णिकाएं होती है जिसे हम तारक केंद्र कहते हैं, और इसकी खोज किया टी वोवेरी ने सन 1888 में। ठीक है, तारककाय प्राय जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, प्राय जंतु कोशिका में पाया जाता है, और वनस्पतियों में केवल कुछ कवक शैवाल में ही पाया जाता है। मतलब वनस्पतियों में पाया जाता है लेकिन कुछ कवक में और शैवाल में पाया जाता है, और प्राय जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो तारककाय कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन में तारककाय स्वयं भी दो भागों में विभाजित होता है। ये चित्र से आप देख लीजिए, दो है मतलब दो भागों में हो रहा है। ठीक है, तारककाय का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में सहायता करना। अब खुद भी तो दो भाग में बटा हुआ है, तो वो बाकी क्या काम करेगा? कोशिका को भी दो भाग में बंटने में सहायता करेगा, कोशिका के विभाजन में सहायता करेगा, प्रदान करना, तथा जंतु कोशिकाओं के विभाजन के समय स्पाइंडल के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। देखिए जंतु कोशिका में रहता है तो जंतु कोशिका के विभाजन के समय कार्य करेगा। तो क्या कार्य करता है? ये कोशिका विभाजन में सहायता तो करता है, लेकिन क्या कार्य करता है? ये स्पाइंडल के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, स्पाइंडल के निर्माण में 1888 में इसकी खोज हुई, और टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया।
तारक काय या सेंट्रोसोम भी बोलते हैं इसको, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये जो दिख रही है, ये चित्र में देखिए, जो डैश डैश के रूप में, जालियों के रूप में दिख रहा ब्लू कलर का, वो हो गया अंतर्द्रव्य जालिका। अब देखते हैं इसके बारे में। कोशिका द्रव्य, ये सब कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। में सूक्ष्म नलिकाओं का एक विस्तृत जाल होता है, सूक्ष्म नलिकाओं का एक विस्तृत जाल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। ये सूक्ष्म नलिकाएं दोहरी झिल्लियों से घिरी होती है। किन झिल्लियों से? दोहरी झिल्लियों से घिरी होती हैं। इनका विस्तार केंद्रक कला से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। इनका विस्तार कहाँ होता है? प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक कला के बीच होता है। ठीक है। सन 1945, वो कहाँ था सेंट्रोसोम? 1888, और ये हो गया 1945 में एल्बर्ट क्लाउडेट एवं कीथ पार्टर ने, एल्बर्ट क्लाउड एवं कीथ पार्टर ने सन अंतःद्रव्य जालिका की खोज किया। किन्होंने किया? एल्बर्ट क्लाउड एवं कीथ पार्टर ने 1945 में किया था, अंतर्द्रव्य जालिका की खोज किया था। ठीक है। यह केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था यूकेरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। अंतःद्रव्य जालिका स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिकाओं के अतिरिक्त सामान्यतः सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं में भी पाया जाता है। मतलब स्तनधारियों के लाल रुधिर कण में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, तो ये हो गया लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिकाओं के अतिरिक्त सामान्यतः सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं में भी पाया जाता है। कवक, जीवाणु और नीले हरे शैवालों में अंतर्द्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। तो यदि फैक्ट के रूप में आ रहा है कि अंतर्द्रव्य जालिका निम्न में से कहाँ नहीं पाई जाती है, तो ये है कि कवक में नहीं पाया जाता है, जीवाणु में नहीं पाया जाता है, नीले हरे शैवालों में नहीं पाया जाता है। आकृति की दृष्टि से देखेंगे तो ये 3 प्रकार की होती है। आप देखिए, पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, ये जो भाग दिख रहा है ना, ये जो भाग दिख रहा है ना, ये होता है नरम व चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आपको चिकनी दिख रही है। और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये आप बोल सकते हैं इसको कठोर या खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। तो कठोर या खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका क्यों बोलेंगे? रफ वाली, क्योंकि इसके जो बाहर है वो राइबोसोम इसमें चिपका है, जो राई के दाने के बराबर जो कांटे दिख रहे हैं वो राइबोसोम रहता है इसमें, वो इसके ऊपर चिपका है, तो इसको हम खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। और ये जो है वो हो गया स्मूथ यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, इसमें राइबोसोम नहीं होता। ठीक है। 3 टाइप की होती है, कुंडलियों अर्थात सिस्टनी के रूप में, पुट्टिकाओं अर्थात वेसिकल्स के रूप में, और नालिकाओं अर्थात ट्यूबल्स के रूप में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा उद्देश्य अंतर्द्रव्य जालिका क्लियर करना, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर इतना डीप में घुसता नहीं है। ठीक है, ये आप जान बस लीजिए कि ये 3 प्रकार की होती है। अब राइबोसोम की बात की थी ना यहाँ पर, ये जो होता है, ये वाला जो भाग होता है वो राइबोसोम से घिरा होता है, और ये बिना राइबोसोम के होता है, तो इसको चिकना वाला बोलते हैं। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। राइबोसोम की उत्पत्ति, उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक रूक्ष अंतर्द्रव्य जालिका, मतलब जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका ऊपर वाली, और एक जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है ना, पहली वाली हो गई ये वाली, ये हो गया ए नंबर वाली, और ये हो गया बी नंबर वाली चिकनी वाली। ठीक है। तो जिन अंतर्द्रव्य जालिकाओं की बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं वे सूक्ष्मदर्शी से खुरदुरे दिखाई देते हैं। ये जो ऊपर ए वाली हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रूक्ष अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के साथ इंसुलिन आदि के स्रावण में सहायक होती है। मतलब इनसे क्या निकलता है? इंसुलिन भी निकलता है, और प्रोटीन संश्लेषण के साथ साथ इंसुलिन का स्रावण भी करती है। ये कोशिका के अन्य भागों में प्रोटीन भेजने का कार्य करती हैं। मतलब जो रूस्ट होती हैं, रवे के रूप में होती हैं, वो क्या करती हैं? प्रोटीन भेजने का कार्य करती हैं कोशिकाओं के अन्य भागों में। अब ये नलिकाएं हैं, नलियां हैं, तो इनका काम ही क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को भेजना। तो ये क्या भेजती है? प्रोटीन भेजने का कार्य करती है, जो रवेदार रूप में होती है, मतलब जो राइबोसोम जिसमें उपस्थित होता है। ठीक है। जिन अंतर्द्रव्य जालिकाओं की बाहर सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है, अभाव हो रहा है, उनको क्या कहेंगे? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों को छोड़कर, जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों को छोड़ दिया जाए तो सभी जीवित कोशिकाओं में अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है। जीवाणु को छोड़ देंगे और नीले हरे शैवालों को छोड़ देंगे तो बाकी जितने बच रहे हैं सभी में अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है, और उसमें भी राइबोसोम उपस्थित भी होता है एक एरिया में और दूसरे एरिया में नहीं भी होता है। ठीक है। तो अंतर्द्रव्य जालिका के मुख्य कार्य देख लीजिए आप। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक कला और कोशिका प्लेट का निर्माण करना।
केंद्रक कला और कोशिका प्लेट, आपको पता है कहां पर है, मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया था। दूसरा, वसा संश्लेषण की क्रिया में सहयोग देना और प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों में भेजना। तीसरा, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के विभिन्न पदार्थों का अंतः कोशिकीय परिवहन करना, परिवहन, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पाइप के रूप में तो है ये, है ना, पाइप के रूप में, परख नली के रूप में है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेगा, ऊपर प्रोटीन भी भेज रहा है, ठीक है। अब तीसरा है गोल्जी काय, ग्लॉजी बॉडी बोलते हैं इसको, गोल्जी काय, ठीक है। ये ऐसा है, अब इसमें बताऊंगा मैं आपको कहाँ है गोल्जी काय। सन 1898 में इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी, नाम से स्पष्ट हो रहा है गोल्जी यहाँ है तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है गोल्जी काय। सन 1898 में इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की संरचना को सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में देखा। तो सबसे पहले कहाँ देखा गया, जंतु कोशिकाओं में देखा गया, जिसके लिए इन्हें 1906 का नोबेल पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाली लाइन बस काम की है कि किन्होंने देखा 1898 में, मतलब सबसे पहले किन्होंने देखा, कैमिलो गोल्जी ने, और इन्हीं के नाम पे बना दिया गया इनको गोल्जी काय, ठीक है। गोल्जी काय व लाइपोकांड्रिया जीवाणुओं, नीले हरे शैवालों एवं माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाए जाते हैं। माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाया जाएगा, नीले हरे शैवालों में नहीं पाया जाएगा, और लाइपोकांड्रिया जीवाणु पे नहीं पाया जाएगा। तो जितने भी ये 7-8 प्रकार के हैं, गोल्जी काय, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, ये सब किस में पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं, मैंने आगे इसी में चर्चा किया हुआ है, तो वो एक उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी आप डिटेल में पढ़िए। फिर पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका में प्रोटीन विकार व कोशिका कला के घटकों को विभिन्न प्रकार की थैलियों में बंद करता है। इसका कार्य क्या हो गया, कोशिका में प्रोटीन, एक तो वो जो था अंतर्द्रव्य जालिका, बाह्य द्रव्य जालिका, वो बाहर फेंकने का कार्य कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये विकार व कोशिकी कला के घटकों को विभिन्न प्रकार की थैलियों में बंद करके रखता है, ठीक है। अब प्रत्येक गोल्जिकाय विभिन्न प्रकार की चपटी और मुड़ी हुई कुंडलियों का समूह होता है। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये होगा ग्लॉजी बॉडी, ठीक है। ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो हो गया ग्लॉजी बॉडी। ये भी वैसा ही होता है जैसे ये होता है, मैंने आपको पीछे पढ़ा है ना, ये जो है, ठीक है, यही इसी के जैसा होता है वो भी, और उसके साइड में उपस्थित होता है ये यहाँ पर, ये जो रेड दिख रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक गोल्जिकाय विभिन्न आकार की चपटी और मुड़ी हुई कुंडलिकाओं का समूह होता है। कुंडलिकाओं के सिरे के आसपास गोलाकार छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पुट्टिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पुट्टिकाएं कहते हैं। पुट्टिकाओं की झिल्ली दोहरी परत की होती है और कहीं कहीं अंतर्द्रव्य जालिका से जुड़ी होती है, कहीं ना कहीं अंतर्द्रव्य जालिका से जुड़ी होती है, मतलब ये जो ग्रीन वाला अंतर्द्रव्य जालिका हमने पढ़े थे, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। यद्यपि अभी तक गोल्जिकाय का कार्य पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हुआ है, क्योंकि इसका कोई अधिकतर यूज नहीं रहता है। जैसे उसमें बोले था कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को भेजता है, ये सिर्फ प्रोटीन का थैलियों को बनाने में कार्य करता है, जिन्हें पुट्टिकाएं कहते हैं, ठीक है। कोशिकीय पदार्थों का स्त्रावण एवं संचयन मुख्य कार्य माना जाता है, अतः गोल्जिकाय को कोशिका का मुख्य स्त्रावण अंगक माना गया है, मतलब जो भी बाहर निकालने का कार्य करता है वो गोल्जिकाय करता है। इसके अतिरिक्त गोल्जिकाय पादप कोशिकाओं के विभाजन में कोशिका प्लेट बनाने में कार्य करता है। चलिए, इसका प्रमुख कार्य क्या मान लिया हमने, कोशिका प्लेट बनाने में ये सहायता करता है, ठीक है। चौथा देखिए, लाइसोसोम। लाइसोसोम कहां पर है, हमने एक मिनट में आपको दिखाता हूं। हमने ये पढ़ा अंतर्द्रव्य जालिका, बाह्य द्रव्य जालिका, जिसमें राइबोसोम के आकार भी चिकनी भी होती हैं, खड़दरी भी होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ये ग्लॉजी बॉडी, ग्लॉजी बॉडी पूरा पढ़ा, गोल्जी काय क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। ये जो दिख रहा है ना, नींबू के आकार का जो दिख रहा है, देखिए ये होते हैं लाइसोसोम, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये होता है लाइसोसोम। अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको डीपली पढ़ाऊंगा, जो ज्यादा काम के नहीं हम उसको छोटे रूप में आगे बढ़ जाएंगे। लाइसोसोम सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, किंतु प्राणी कोशिकाओं में ये अधिक संख्या में मिलते हैं, मतलब सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन प्राणी कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, उसमें जो अधिक मिलते हैं, जंतु कोशिकाएं जो होती है उसमें ज्यादातर मिलते हैं। ये मैक्रोफेग, पेंक्रियाटिक व यकृति कोशिकाओं व पौधों की मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में भी बहुत है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना टफ नहीं पूछा जाता है। इनकी खोज का श्रेय दिया जाता है, देखिए डी डवे 1955 को दिया जाता है।
सभी के सन एक तरफ लिखे रहेंगे और उनके वैज्ञानिकों के नाम एक तरफ लिखे रहेंगे, खोज क्या किया उनके एक तरफ लिखे रहेंगे, वो हम वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। इसके लिए इन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभी ग्लॉजीवाडी की बात की तो उसमें भी उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था, और से डी दवे को भी 1955 में जो इन्होंने लाइसोसोम की खोज किया है 1974 में, इसमें इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लाइसोसोम 0.2 म्यू से 0.8 म्यू व्यास की वृत्ताकार या अनियमित आकार की संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक लाइसोसोम के चारों ओर लाइपोप्रोटीन का एक आवरण होता है। ये पूछ सकता है फैक्ट के रूप में कि लाइसोसोम के चारों तरफ किस चीज का आवरण होता है या क्या पाया जाता है, तो हम बताएंगे लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम है नींबू के आकार का दिख रहा है जो आपको मैं चित्र में दिखाया। लाइसोसोम के द्रव में लगभग 30 से 35% जल अपघटनी या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो वसा, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के अपघटन व पाचन में भाग लेते हैं। मतलब जो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के अपघटन व पाचन में भाग लेते हैं, ये अम्लीय माध्यम में भी सक्रिय होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लाइसोसोम के कार्य क्या क्या है देख लेते हैं। पहला कोशिका, अंतर्गत कोशिका पाचन, स्वलयन, कोशिका विभाजन का सामंजन और कैंसर। अब देखिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। बाह्य पदार्थों का पाचन, लाइसोसोम कोशिका द्राव द्वारा अंतर्ग्रहण किए खाद्य पदार्थों व फैगोसोम व पिनोसोम के अंदर करता है। कहां पर करता है? फैगोसोम और पिनोसोम के अंतर्गत करता है। ल्यूकोसाइड में लाइसोसोम बाहरी प्रोटीन, जीवाणु व विषाणु का पाचन करते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा इसको वीडियो को पुश करके, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये कार्य, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आता नहीं है एग्जाम में, वीडियो पोस्ट करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। पांचवा हो गया माइक्रोबॉडीज। ये भी नहीं आता ज्यादा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, नॉलेज में रहना चाहिए क्या होता है। यह एक परत वाली झिल्ली से घिरी थैलियां होती हैं। यह एक परत वाली झिल्ली से घिरी थैलियां होती हैं। इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक गाल्जी, देखिए इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक जालिका व गॉल्जी तंत्र से थैलियों के टूटने से होता है। गॉल्जी तंत्र हमने पढ़ा है अभी, ग्लॉजी बॉडी, उनकी थैलियों के टूटने से बनता है माइक्रोबॉडीज का काम। इनका आकार 0.3 से 1.3 म्यू एम व्यास का होता है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैन होता है, आपको पता है एग्जाम में जरूर आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो आईएमपी में है मैं उसको डीपली पढ़ाऊंगा, जो काम का उतना नहीं है आप वीडियो पुश करिएगा, उसको पढ़िएगा और आगे बढ़ जाइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए दो प्रकार की होती हैं, एक यूकेरियोटिक कोशिका और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। मैंने पिछले वीडियो में आपको जरूर पढ़ाया है, फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देखिएगा। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया, जो ठोस द्रव गैस के रूप में होता है, लेकिन कहां पर होता है, ये जो बाहरी झिल्ली होती है और जो केंद्रक की झिल्ली होती है उसके मध्य में स्थित होता है, वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया है। कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये सब हमने क्लियर कर। गोलाकार सूत्री संरचनाएं पाई जाती जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसकी औसत लंबाई 5 मिली माइक्रोन होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? 2013 एसएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की औसत लंबाई क्या होती है। 5 मिली माइक्रोन होती है, जिसका औसत व्यास होता है 0.2 से 2 माइक्रोन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु, नीले हरे शैवालों में नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते? जीवाणु और नीले हरे शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवालों में नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जंतु व पौधों की सभी जीवित कोशिकाओं में। कहाँ पाए जाते हैं? जंतुओं और पौधों की सभी जीवित कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और कहाँ नहीं पाया जाता है? जीवाणु और नीले हरे शैवालों में नहीं पाया जाता है। 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख कैलिकर कीटो ने किया। किसने किया? कॉलिकर कीटो ने किया। रेखित पेशियों में देखा, सिर्फ देखा, कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा और बताया कि हाँ ये कोई एक साइज है जो कैप्सूल के रूप में दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया फिर 1890 में। ठीक है, 1850 में कोई उन्होंने ज्यादा वर्णन नहीं किया, तो 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया वैज्ञानिक रिचर्ड अल्टमन ने। ये मोस्ट आईएमपी है, ये बहुत सी परीक्षाओं में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सिर्फ सन पूछ लेता है कि किस सन में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई, तो 1885 नहीं लिखेंगे, 1890 लिखेंगे। 1890 में वैज्ञानिक रिचर्ड अल्टमन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया और इसका नाम दे दिया बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया इसका? बायोप्लास्ट। अभी तक इसको माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं बोलता था। 1890 में वैज्ञानिक रिचर्ड अल्टमन ने इसकी खोज की और इसका नाम दिया बायोप्लास्ट। लेकिन बायोप्लास्ट जो नाम था, आपको पता है
कोई कैप्सूल रहा है या कोई भी चीज रहा है, उसका एक साइंटिफिक नेम होता है जिसका कोई ना कोई एक मीनिंग निकलता है। बायोप्लास्ट का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, तो 7 साल बाद 1890 में खोज किया वैज्ञानिक रिचर्ड अल्टमन ने। 7 साल बाद वैज्ञानिक बेंडा आए, 1897 में वैज्ञानिक बेंडा आए, और वैज्ञानिक बेंडा ने क्या किया, कोशिका द्रव्य में इन अनेक सूक्ष्म रचनाओं का नाम बायोप्लास्ट बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया किया, जो एक साइंटिफिक नेम था जिसका कोई ना एक मीनिंग निकलता था। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1850 में क्या किया, एक हल्का सा उल्लेख किया कोलिकर कीटो ने, आप इसको भूल ही जाइए, इसका कोई उपयोग नहीं है। सेकंड में आए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया 1890 में वैज्ञानिक रिचर्ड अल्टमन ने, जिन्होंने नाम रख दिया बायोप्लास्ट 1890 में। 7 साल बाद आए 1897 वैज्ञानिक बेंडा, इन्होंने क्या किया, कोशिका द्रव्य में इसकी खोज की और इसका नाम बायोप्लास्ट से हटाकर माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया 1890 में वैज्ञानिक रिचर्ड ने, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा 1897 में वैज्ञानिक बेंडा ने। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा चित्र में देख लेते हैं क्या होता है ये। देखिए, डीएनए आरएनए भी पाया जाता है। ये डीएनए आरएनए, आंतरिक झिल्ली अंदर वाली हो गई जो ब्लू कलर की दिखाई देती है, बाहरी झिल्ली तो ये कैप्सूल ग्रुप में दिखाई दे रही है वो हो गई बाहरी झिल्ली, आंतरिक वाली ब्लू कलर की दिखाई दी। कर्ण, क्या ये कर्ण जो दिखाई दे रहा है, राइबोसोम, राइबोसोम आगे पढ़ेंगे। क्रिस्टी क्रिस्टल ग्रुप में होते हैं, बाहरी वेश में ये लिखा है मैट्रिक्स ये हो गया, और एटीपी सिंथेल पार्टिकल ये उपस्थित होगा दोनों। ये जो बारीक बारीक रेत के कण जैसे दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट 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 व्हाइट, वो हो गया एटीपी कण। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का और डिटेल देखिए। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली के समान प्रोटीन व वसा की दोहरी झिल्ली की दीवार होती है। क्या क्या पाया जाता है प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के? अब ये मत सोचिएगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ जीवद्रव्य कला, ये भी पढ़े हमने, जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली ये भी पढ़े, के समान प्रोटीन व वसा की दोहरी झिल्ली की दीवार होती है। अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो प्रोटीन का क्या करती है, परिवहन का कार्य करती है। प्रोटीन परिवहन का कार्य कौन करता है, अंतर्द्रव्य जालिका, हमने पीछे पढ़ा है ना। ऐसे पॉइंट को याद करते जाइए, लिंक करते जाइए, तभी याद होगा, क्योंकि साइंस है, इसके वर्ड बहुत टफ होते हैं। जब तक वीडियो को 1 से 2 बार नहीं देखोगे ये नेचर में आपके नहीं बैठेंगे। फिर बाहरी दीवार चिकनी और लचीली होती है और फूलकर कई गुना मोटी हो जाती है। किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। भीतरी सतह या दीवार अंदर धंसकर पुट्टिका या अंगुली की तरह अनेक उभार बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। मतलब बाहरी दीवार जो होती है वो चिकनी और लचीली होती है, जो मोटी हो जाती है फूलकर, और अंदर दीवार जो होती है वो उंगली के जैसे होती है, और उसका नाम क्या दिया गया है, क्रिस्टी दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्रिस्टी की सतह पर अंदर की तरफ असंख्य छोटी छोटी कुंडलियां होती हैं, जो मैंने आपको दिखाया ब्लू कलर की, जिन्हें ऑक्सीसोम या एलरमेंटी पार्टिकलम कहते हैं। ठीक है, ये इतना नहीं आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा एक अर्ध तरल पदार्थ से भरी होती है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में क्या भरा होता है, तो बोलेंगे अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल व राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या होते हैं, राइबोसोम और न्यूक्लिक अम्ल, हम ये दोनों को आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा उत्पन्न होगी तो बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ऊर्जा का संचय भी करना पड़ेगा। तो यह मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में रासायनिक यौगिक में संचित होती जाती है। अब ऊर्जा उत्पन्न हो रही तो ऊर्जा संचित भी हो रही है। ठीक है, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में करता है। किसके कारण उत्पन्न हो रही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के कारण उत्पन्न हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या कर रहा है, एटीपी के रूप में संचित कर रहा है, और उस संचित ऊर्जा का उपयोग कोशिका कर रहा है विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? मैं रिपीट करूं, खाद्य पदार्थें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो एटीपी के रूप में संचित कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और संचित की गई ऊर्जा को उसका उपयोग कोशिका कर रहा है विभिन्न क्रियाओं में। तो जहां संचित होती है ऊर्जा उसको हम क्या बोलते हैं, या तो बैटरी बोल सकते हैं, या कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोल सकते हैं, या ऊर्जा ग्रह बोल सकते हैं, है ना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोला जाता है, क्योंकि ये संचित कर रहा है एटीपी के रूप में।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है पेपर में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या फिर किसको कोशिका का ऊर्जागृह बोला जाता है, तो हम उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ओएटीपी के रूप में उस ऊर्जा को संचित करता है। ऊर्जा कहाँ से बनती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा के रूप में बनती है। और कहाँ जाती है? कोशिका के विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में जाती है। इस शब्द को सर्वप्रथम 1957 में फिलिप स्वेविट थे, ठीक है, इस शब्द का उपयोग करता है सबसे पहले किसने किया था? फिलिप ने किया था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, प्लवक या प्लास्टिड। ठीक है, प्लवक या प्लास्टिड ग्रीन कलर का मैंने बोला था, आगे पढ़ाऊंगा, ये हुआ गया प्लवक या प्लास्टिड ग्रीन कलर का होता है। पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कुछ विशेष जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए जीवित तो पाई जाएंगी ना, ये अभी मैंने बात किया था आपको, पादप कोशिकाओं में सभी जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं जो कोशिका द्रव्य के रूप में अंदर होती हैं। कुछ कुछ निर्जीव भी होती हैं जिन्हें हम लवक या प्लास्टिड कहते हैं। पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कुछ विशेष जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें लवक या प्लास्टिड कहा जाता है। लवकों का आकार गोलाकार, अंडाकार या चपटा होता है। गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है। जीवाणु, नीले हरे शैवालों तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते? जीवाणु में, नीले हरे शैवालों में और कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सन 1865 में वैज्ञानिक हैकेल ने सर्वप्रथम लवक की खोज की। लवक की खोज कब की? 1865 में वैज्ञानिक हैकेल ने लवक की खोज की। वह सर्वप्रथम इस शब्द लवक अर्थात प्लास्टिक का प्रयोग AFW सिम्पर ने किया। तो उपयोग किसने किया वो नहीं पूछता, खोज किसने किया वो इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि 1865 में वैज्ञानिक हैकेल ने लवक की खोज की। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ प्राणियों की कोशिकाओं में भी लवक पाए जाते हैं। लवक रंगहीन तथा रंगीन भी होते हैं। ये प्रायः दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में लवक परिवर्तित होते रहते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टमाटर के अंडाशय में क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। टमाटर के अंडाशय में ल्यूकोप्लास्ट। कच्चे फलों में क्या पाया जाता है? हरित लवक। और पके फल में लाल रंग के जो दिखाई देते हैं वो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। टमाटर जो पका होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण दिखाई देता है। ठीक है, लवक पाए जाते हैं। टमाटर के अंडाशय में ल्यूकोप्लास्ट लवक पाया जाता है। कच्चे फलों में हरित लवक पाया जाता है, हरा कलर का दिखाई देता है, तो हरित लवक पाए जाते हैं। और पके फल में क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार के लवक इसमें पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं वो आपने देख लिया। जो हरा होता है उसको हरित लवक बोलेंगे, जो पका लाल होता है उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और टमाटर के अंडाशय में ल्यूकोप्लास्ट लवक पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राइबोसोम, जो बेर की रचना में दिखाई देते हैं ना हमको। राइबोसोम अंतर्द्रव्य जाली का 2 प्रकार की होती है ना, एक चिकनी वाली B नंबर का मैंने बताया था, और एक जो A नंबर में था वो थी खरदुरी। तो वो उसमें जो दाने के रूप में चिपके हुए थे वो होते हैं ये राइबोसोम। ठीक है, वो राइबोसोम के रूप में चिपके रहते हैं। तो राइबोसोम क्या है वो देख लेते हैं। एक लॉर्ड ने 1947, वैज्ञानिक एक लॉर्ड ने 1947 में जीवद्रव्य के क्षारीकी व न्यूक्लिक अम्ल की अधिक मात्रा से युक्त कणों को देखा व माइक्रोसोम कहा। ठीक है, माइक्रोसोम कहा। न्यूक्लिक अम्ल की अधिक मात्रा से युक्त कणों को देखा और उसका नाम क्या दिया? माइक्रोसोम। ठीक है, रॉबिन्सन व ब्राउन ने इन कणों को 1953 में, 43 में तो उन्होंने ठीक है ये कहा दिया, 1953 में सैम की जड़ से, ये बहुत आता है कि यार किससे खोजा, मटर से या सैम से। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, सैम से राइबोसोम की उत्पत्ति किया रॉबिन्सन और ब्राउन ने। देखो, राइबोसोम से रॉबिन्सन, राइबोसोम से रॉबिन्सन, और क्या कलर का है? ब्राउन कलर का, आप ऐसे याद कर सकते हो। इन दोनों ने खोज की 1953 में सैम की जड़ की कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, और पेलाडे ने 1955 में इन्हें अलग किया व इन कणों को आरएनए को अत्यधिक मात्रा में पाया। इन काम के लिए इन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार मत याद करिए, ये याद करिए कि रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में सैम की जड़ में राइबोसोम को पाया। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र पड़े रहते हैं। ठीक है, राइबोसोम जो बेर के आकार के, राई के आकार के होते हैं राइबोसोम, वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पड़े होते हैं। और शेष राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका में, जो बाहर चिपके होते हैं यहाँ पर, और बाकी तो बाहर बिखरे पड़े हुए रहते हैं। और शेष कहाँ पाए जाते हैं? इस ए वाले पॉइंट में अंतर्द्रव्य जालिका में चिपके हुए रहते हैं। अब आप मुझे बताइए अंतर्द्रव्य जालिका का मेन कार्य क्या होता है? ये किसका संचरण करती है?
ये प्रोटीन का संचरण करती है, जो जालियों के रूप में होती है, नलियों के रूप में होती है, वे प्रोटीन का संचरण करती है। ठीक है, तो शेष राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका की मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं, यहाँ जो ए वाले पार्ट में लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त ये न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित कवक में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम क्या कहलाते हैं? कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र होते हैं। जो यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं ना, यहाँ पर ये कहाँ होते हैं? ये तो एक तो यहाँ पर हो गया और दूसरा बाहर बिखरे पड़े होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं वहां पर कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र पड़े होते हैं। राइबोसोम की रचना ये है, देख लीजिए आप, बेर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा? कोशिका पढ़ा, पूरी डिटेल बात की, कल की वीडियो में जानकारी इसकी हमने हासिल किया। कोशिका भित्ति पढ़ा, कोशिका भित्ति में यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ा, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जीवद्रव्य पढ़ा, जीवद्रव्य में कोशिका द्रव्य के बारे में, अभी केंद्रक में नहीं घुसे हम, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य मतलब देखिए, सबसे पहले था कोशिका, इसको बोलते हैं कोशिका। ठीक है, जो चित्र हमने पढ़ा था, कोशिका के अंदर फिर पाई गई क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब जो इसके किनारे में ग्रीन कलर की दिख रही थी आपको, वो कोशिका भित्ति थी। ठीक है, कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं उसको, वो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त की। फिर जीवद्रव्य क्या होता है? जो इसके अंदर पूरा भरा हुआ रहता है, कोशिका भित्ति और केंद्रक, यहाँ केंद्रक है, कोशिका भित्ति और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो पाए जाते हैं दाने पाए जाते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं, उनको हम यहाँ पर क्या, पूरा भरा रहता है, वो जीव द्रव्य कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो कोशिका भित्ति पढ़ लिया। फिर जीव द्रव्य क्या होता है? तो ये जो अंदर भरा होता है वो होता है। ठीक है, जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य, तो जीव द्रव्य के अंदर ये पाया जाता है। दो भाग में बटा हुआ रहता है, एक उपापचय हेतु सक्रिय कोशिकांग जो जीवित है, जो जीवित है, मैंने बोला था 80% जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं और 20% निष्क्रिय भी पाई जाती हैं, अजीवित कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो जीवित होते हैं ये लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम। ठीक है, ये पाया जाता है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, ये तो पूरा पढ़ लिया, इसके अंदर क्या पाया जाता है। अब निर्जीव भी तो पाए जाते हैं ना, तो निर्जीव क्या होते हैं? उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ। तो इसमें होता है संचित, यानी संचित रूप में संजोए जो रखे रहते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, वसा पाया जाता है, और फिर स्त्राविक रूप में पाए जाते हैं, जो स्त्राव होते हैं, तेली रूप में स्त्रावित होते हैं, है ना, पसीजते हैं, जो यानी पसीने के रूप में जो निकलते हैं, वो होते हैं स्त्रावी। और उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, 3 टाइप के। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने क्या क्या क्लियर किया? आज हमने किया है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में उपापचय हेतु सक्रिय कोशिकांग, और इन सब का हमने डिटेल में वर्णन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो का थर्ड पार्ट आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो का फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट वीडियो थी वो आपने देखा, उसमें ये कोशिका का डिटेल में वर्णन हमने किया था। तो यदि आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखें। फिर सेकंड वीडियो आप इसको देखें, थर्ड वीडियो हम इसकी बनाएंगे, और ये वाला पूरा भाग हम थर्ड वीडियो में क्लियर करेंगे। मतलब कोशिका को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 वीडियो में। एक तो पूरा फुल इंट्रो था, दूसरा ये वाला पार्ट, और तीसरा कल हम ये वाले दोनों भाग को क्लियर करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।